नमस्कार, हमारा नाम है गौरव कबीर और आप देख रहे हैं जी भारत। अभी हम पंचायत चुनाव को लेकर नया नगर पंचायत पहुंचे हुए हैं। यहाँ हमारे साथ दिलमोहन सिंह जी हैं जो मुखिया प्रत्याशी हैं और अब चुनाव चिन्ह भी आ गया है। क्षेत्र में प्रचार प्रसार जोरों शोरों से किया जा रहा है। अभी हम नया नगर मंदिर परिसर में स्थित हैं, उनसे बात करने आए हैं कि आखिर उनके चुनाव का मुद्दा क्या होगा। नमस्कार जी, स्वागत है आपका जी भारत चैनल में। जी स्वागत आपका भी जी, और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं आपको जो आप हमारे पंचायत में जन समस्या सुनने और अपने आँखों से देखने आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस लोकतंत्र में चौथा आँख अगर कोई है तो वो प्रेस ही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो। और आप पत्रकार ही जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं और राह भी दिखाते हैं कि क्या समस्या जनता झेल रही है। मेरा निवेदन होगा कि इस पंचायत का 100% जनता से संपर्क कर, जो आज तक 20 वर्ष से यहाँ लूट खसोट मचा हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचारी लोग चुनाव जीते और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए, एक भी योजना नहीं है, चाहे केंद्र का भेजा हुआ योजना हो या पंचायत का भेजा हुआ योजना हो, जिसमें भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार ना हुआ हो। इस भ्रष्टाचार से बचाने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ के जनता की आवाज़ आप अपने चैनल के माध्यम से उठावें और आगे बढ़ावें, ताकि सरकार का भी ध्यान इस ओर खींचा जाए और नया नगर पंचायत में कुछ अच्छा व्यवस्था हो सके। जी, इससे पूर्व आप जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और बीजेपी का नेतृत्व भी आप किए हैं और जिला परिषद से तो आप प्रतिनिधित्व क्षेत्र का किए ही हैं। उसमें आपको क्या कमी महसूस हुई कि आप मुखिया पद से नामांकन देके फिर से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आए हुए हैं, तो आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, यहाँ का जो सबसे पहले हम बता चुके हैं, ये यहाँ मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। यहाँ कोई भी योजना, कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार का नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत को करना है, इसके लिए हमको चाहे जो करना पड़े, जो भी संघर्ष करना पड़े, हम वो करेंगे। आज यहाँ लीजिए, एक भी जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं फैला हो। चाहे अभी सबसे बड़ा चीज़ है गरीबों के लिए जो उसको राशन आता है। केंद्र सरकार का योजना है जब भारत में कोई बीपीएल परिवार, गरीब परिवार भूख से ना मरे। और इतना बड़ा योजना है, सरकार 30 रुपये किलो चावल खरीद के जनता को 3 रुपये किलो मुहैया करा रही है। 20 रुपये गेहूँ खरीद के 2 रुपये मुहैया करा रही है। लेकिन आज हमारे गांव का आलम देखिए, इस पंचायत में आप पता करिए एक एक आदमी से, जो 20 वर्ष से 2 मुखिया इस पंचायत में हुआ और 20 मिनट के लिए कोई मुखिया जी किसी डीलर के दुकान पर नहीं पहुंचे, ना तो उसका बाट चेक किया, न कंप्यूटर उसका नाप तोल सही चेक किया, ना चावल का क्वालिटी देखा, न गेहूं का क्वालिटी देखा। आज डीलर उपभोक्ता को जो नाप के दे रहा है, 20 किलो नापता है तो 15 किलो पुरता है। वजन में कम, क्वालिटी में भारी गिरावट। जो भी एफसीआई गोदाम से चावल आता है 1 नंबर, उसको बदल दिया जाता है और सारा गला अनाज जो खाने योग्य नहीं, विषाक्त है, वैसा चावल, वैसा अनाज हमारे पंचायत के गरीब जनता को दिया जा रहा है और लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके लिए कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना तो मुखिया जी इस पर ध्यान देते हैं, न कोई अधिकारी पदाधिकारी इसकी नोटिस लेते हैं। निरीह जनता, परेशान जनता, लाचार होकर वही चावल खरीदता है और खाता नहीं है, उसको फिर बेचता है। दूसरा समस्या है शिक्षा का। एक भी विद्यालय इस 20 वर्ष में 20 मिनट के लिए फुर्सत नहीं है मुखिया जी को जो किसी विद्यालय पर पहुँचें और वहाँ पढ़ाई लिखाई के वातावरण का निर्माण करें, पढ़ाई देखें।
MDM का जो भोजन आता है वो 100% बनता है कि नहीं उसको देखें, शिक्षक समय पर आते हैं कि नहीं उसको देखें, वर्ग संचालित करते हैं कि नहीं उसको देखें। ये काम नहीं हो रहा है यहाँ। सरकार का चल रहा है अभी योजना पशु शेड का जी जो किसान है उसको पशु शेड देने का योजना सरकार चला रही है। इसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा उद्देश्य है। जब भारत किसान का भारत है, 85% लोग आज भी गांव में रहते हैं, तो गांव में स्वरोजगार उत्पन्न कैसे हो इस दिशा में सरकार का एक प्रयास है। जो गांव में पशुपालन हो, लोग सब्सिडी पर पशु खरीदें, सरकार सब्सिडी दे रही है 60% 90% हरिजन को। लोग पशु शेड बनता, लोग उसमें बैंक से ऋण लेते, 5-10 पशु का पालन होता, बेरोजगारी के समस्या से भी राहत मिलता। हमारे नौजवान पशुपालन करते, दुग्ध उत्पादन करते तो गरीबी भी मिटता और देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ता और हमारा दूध का उत्पादन विदेशों में बिकता और हमारे राष्ट्र का आमदनी बढ़ जाता। अभी शिक्षा व्यवस्था के विषय पे आपने चर्चा किया, यहाँ शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी आपने देखा जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कमी है? मुखिया को आना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, लोगों से भी जानकारी लेना चाहिए कि आखिर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ चले और उसे सुदृढ़ बनाना चाहिए। इसमें कहाँ आपको कमी दिखी? कमी इसमें बहुत बड़ा कमी है। ये कभी आज तक 20 वर्ष से 20 मिनट के लिए मुखिया जी नहीं आए, ना तो शिक्षक समय पर आते हैं, ना जितना शिक्षक का वहाँ नियुक्ति है वो उतना शिक्षक आते हैं। मनमौजी समय से शिक्षक आते हैं, जिसका मन होता है वो आते हैं, बिना छुट्टी का स्कूल से फरार रहते हैं। MDM का खाना ठीक से नहीं बन पाता है, उसमें भी भारी घोटाला हो रहा है, वर्ग नहीं लग रहा है, शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं। निर्वर्तमान मुखिया जी जो हैं उनमें क्या कमी रह गई? क्षेत्र का विकास किए या नहीं किए? किस प्रकार से आपके हिसाब से किस प्रकार से विकास होना चाहिए? लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए? एक मुखिया प्रत्याशी होने के नाते आप ये जानकारी हमें दें कि आप जब आएंगे, आपको लोग जब उम्मीद करते हैं, लोग आपको जिता के यदि भेजते हैं मुखिया प्रत्याशी, मुखिया बनाते हैं आपको, तो आप क्या क्या विकास करेंगे? देखिए कबीर जी, मैं सबसे पहले बताऊं आपको, जो देश का प्रधानमंत्री होते हैं जी और राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री जी होते हैं, उसी प्रकार एक पंचायत का प्रधान मुखिया जी होते हैं। मैं पहले भी बताया, जब केंद्र के द्वारा हो या राज्य के द्वारा हो, जो भी योजना गांव में आएगा उसकी सतत निगरानी और संचालित करने का दायित्व मुखिया जी का है। और मुखिया जी यहाँ पर ऐसे निकम्मे लोग चुन के आए जो वो क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं, अपने जनता से संवाद नहीं करते हैं। 5-5 बरस बीत जाता है, चुनाव में ही टोल मोहल्ला आते हैं, बीच में कभी मुखिया जी गांव में नज़र नहीं आते हैं। जबकि मुखिया का पहला काम होता है सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता और सामाजिक विकास के लिए काम करना मुखिया का पहला कर्तव्य होता है। और दूसरा कर्तव्य है शिक्षा का। बिना शिक्षा के रोशनी का समाज विकास कर ही नहीं सकता है, और शिक्षा के लिए काम करना मुखिया जी का दूसरा काम है। तीसरा काम है स्वास्थ्य का। आज हमारे पंचायत में 2-2 उप स्वास्थ्य केंद्र पेपर पर चल रहा है, अनेकों बार अखबार में लिखा जा चुका है। यहाँ पर डॉक्टर भी आ रहे हैं पेपर पर, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, और सरकार के द्वारा जो भेजा जा रहा है दवाई वो भी यहाँ कागज़ पर ही वितरण हो रहा है। और सच्चाई ये है, जो हमारे पंचायत में आप किसी भी जनता से पूछिए कि क्या वो अपने पंचायत के डॉक्टर का नाम भी जानते हैं, कंपाउंडर को देखे हैं, नर्स को देखे हैं, कभी उनको एक भी दवाई का टेबलेट तक नसीब हुआ है। तीसरा काम है जो सही समय पर अच्छा अनाज उसके थाली में आवे। भोजन करने के लिए जो सरकार भेज रही है अनाज, उसमें भारी घोटाला हो रहा है जी। सड़क एक भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जहां 6 इंची 8 इंची ढलैया हुआ हो। मुखिया जी के द्वारा जितना भी सड़क ढलैया किया गया है हमारे गांव में, इस पंचायत में, बीच में नापिएगा तो 1 इंची होगा, किनारे में कोर देखिएगा तो 6 इंची मिलेगा। सड़क में घोटाला। क्षेत्र में भ्रमण आप भी कर रहे हैं। इंदिरा आवास में 30,000 रुपया काटा जाता है,
पशु शेड में बिना 20,000 लिए तो बनता ही नहीं है, और यहाँ एक भी बन के तैयार हुआ भी नहीं है। मुखिया जी पहले पैसा लेते हैं 20,000, उसके बाद 1,000 1,500 ईंटा गिरवाते हैं, वो भी 3 नंबर मिक्स ईंटा गिरता है। और पशु शेड कुछ खड़ा भी हुआ है तो न तो उस पर छत नज़र आ रहा है, न पशु खाने वाला नाद नज़र आ रहा है। और सबसे कम अगर किसी पंचायत में पशु शेड बना होगा तो मैं दावे से कह रहा हूँ जो सबसे कम नया नगर पंचायत में ही बना है। इसलिए जो यहाँ के लोग गरीब हैं, मुखिया जी के इच्छा के अनुसार 20,000 रुपया का सेवा नहीं पहुँचा रहे हैं, और यही कारण है जो नया नगर पंचायत में सबसे कम पशु शेड बना है। अच्छा, आपके कहने के हिसाब से जिन लोगों के पास रकम है वो जाके राशि देते हैं, रकम देते हैं, उनका पशु शेड बन जाता है। जो व्यक्ति राशि नहीं दे पाते हैं वो अछूते रह जाते हैं, उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। जी हाँ, हम आपको आज भी इंदिरा आवास की क्या स्थिति है? मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आज भी आप हमारे पंचायत में घूमिए, गरीब का मवेशी धूप में सूख रहा होगा। वर्षा हो रहा था तो गरीब का मवेशी भीज रहा था, अब ठंडी का मौसम आ रहा है, वो किला पर आज भी थरथराएगा। इस जाड़े के मौसम में भी गरीब का पशु शेड नहीं बना है, और उसी को पशु शेड मात्र दिया जाता है जो 20,000 पहले पहुंचाता है मुखिया जी को, उसके बाद उसके लिए सोचा जाता है। इंदिरा आवास योजना में लाभुकों से 10,000 रुपया एडवांस लिया जाता है, फिर उसके खाते में राशि आती है, और जैसे राशि का उठाव करता है तो फिर से 10,000 लिया जाता है, और तीनों किस्त में 30,000 रुपया लेने के बाद ही मुखिया जी इंदिरा आवास बनने देते हैं, अन्यथा यहाँ लोगों का बना ही नहीं है। विगत वर्षों में, बीते 20 वर्ष में 650 इंदिरा आवास का घोटाला अब्दुल अहद जी के नेतृत्व में हुआ था। मनखुशी झा जी आंदोलन किए थे इस पंचायत में, प्रखंड में धरना दिलाए, जिला में धरना दिलाए, स्टेट तक ले गए थे, लेकिन जब वो मुखिया बने तो उनके रीजन में भी 11-12 में, 13-14 में 350 इंदिरा आवास का घोटाला हुआ इस पंचायत में। पहला किस्त शाहजादपुर सेंट्रल बैंक में पेमेंट हुआ, दूसरा और तीसरा किस्त बीरी रणपाल स्टेट बैंक भेज दिया गया, और वहाँ जाली खाता खोल के ओरिजिनल फोटो साट के सारा रुपया उठा लिया गया, और गरीब को आज भी इंदिरा आवास नहीं मिला है। वो 10 से 1,000 इंदिरा आवास आज भी दलाल और बिचौलिया मुखिया जी मिलके खा चुके हैं। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी इस मामले में? बिल्कुल, शिकायत भी की गई थी, और मैं बताया ना, जब प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया गया था, जिला में धरना दिया गया था, और पटना तक लोग गए थे, धरना पर बैठे थे, विधिवत ज्ञापन दिया गया था हर जगह। उस मामले में कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि जब मूल मुद्दा उठाए थे मनखुशी झा जी इलेक्शन के उद्देश्य से मुद्दा उठाए, 1 महीना 1.5 महीना के बाद चुनाव हुआ, वो उनकी पत्नी मुखिया बन गई, और वो मामला वहीं दब गया, उस फाइल को वहीं रख दिया गया, और नया फाइल अपने लूटने के लिए खोल दिया गया, और 350 इंदिरा आवास गरीब का लूट लिया। नया नगर पंचायत में एक बड़ा मामला आया था जिसमें इंदिरा आवास घोटाला हुआ। मामले में कई जगह धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इसमें अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दिलमोहन जी का कहना है कि इस मामले में उन्होंने भी बड़ी मशक्क़त की थी, अधिकारियों से मिले थे और कई सवाल किए गए थे, लेकिन दूसरे मुखिया प्रत्याशी आए और चुनाव जीते, उसके बाद ये मामला गर्क में चला गया। अब ये आए हैं, इस बार मुखिया प्रत्याशी से नामांकन किए हैं, क्षेत्र में ये घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कई कमियाँ इनको नज़र आ रही है। उन कमियों को लेकर ये फिर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो दिलमोहन जी, और क्या मामला आपका, और क्या मुद्दा रहेगा क्षेत्र के विकास के लिए? देखिए, हमको अगर जनता अधिकार देती है, मुखिया बनाती है, तो मेरा पहला कर्तव्य होगा जो 20 वर्ष से जो लूट मचा था इस पंचायत में, नया नगर पंचायत में, पहले 20 वर्ष के लूट को उजागर करना, और जनता का जहां अधिकार छीना गया, जिसके नाम पर इंदिरा आवास उठा लिया गया और उसको आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला, जिसके घर में मिट्टी भराई के लिए नरेगा का पैसा उठ गया और आज तक मिट्टी नहीं भराई हुआ, जो भी घोटाला हुआ है, चाहे रोड का हो, चाहे अनाज का हो, या स्कूल का हो, या MDM आंगनबाड़ी केंद्र का हो, मैं जीतने के साथ सबसे पहले इस पंचायत में जो भ्रष्टाचार
हुआ है उसको उसका पर्दाफाश करूंगा और चाहूँगा जो उस पर कार्रवाई हो। जो लुटेरे हैं उनके लिए जो लाल घर किशनगंज में बना हुआ है वहाँ वो आराम करें, उसके बाद फिर नया काम हम शुरू करें और ईमानदारी से बिना खाए पिए। हमारे द्वारा भी जिला परिषद में थे तो काम किया गया है जी। हमने आज से 20 बरस पहले पशु शेड बनाया हरिजनों का। उस समय जो महादलित के लिए आता था पशु शेड मिलना जी, वो मैं बनाया हूँ। आप पूछ सकते हैं तिवारी बासा दोनों मुसहरी में मेरे द्वारा सैकड़ों घर बनवाया गया, पास किया गया। नवटोल रामटोला में पास किया गया, पासमान टोला में किया गया। और मैं दावे से कह रहा हूँ भगवती के स्थान पर जो हमने एक खिली पान किसी का नहीं खाया और किसी से 1 रुपया नहीं लिया और मेरे लिए जनता का पैसा गाय के खून के समान होगा। मैं लूटूंगा नहीं, मैं जनता के ज़रूरत को पूरा करूंगा। ईमानदारी और सच्चाई से, मेहनत और लगन से मैं मुखिया बना तो नया नगर का भविष्य बदल के दिखा दूंगा। चुनाव चिन्ह तो आ गया है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह गरीब का सवारी है जो गांव-गांव से खुलती है जी, मुख्यालय उदा किशनगंज पहुंचती है जी। मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप है। 3 ऊपर है, 3 नीचे है और बीच में हमारा छाप है, सिंबल है मेरा टेम्पू छाप। और इस बार आप देखिएगा जो बड़े संख्या में टेम्पू छाप पर गरीब अपने हक, हुकूक, अधिकार के लिए, ईमानदारी से काम के लिए टेम्पो छाप पर जोर से बटन दबाएंगे और मैं विजयी होऊंगा। चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ और मैं बार बार ये शब्द रखता हूँ जो यह लोकतंत्र है, प्रजातंत्र आ गया है, राजतंत्र खत्म हो गया। राजा का बेटा राजा हुआ करता था, राजा के खानदान में ही राजा पैदा हुआ करता था। मैं अपने जनता को से निवेदन करना चाहूँगा यह लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में समान अधिकार आपको है। 1 वोट का अधिकार अगर ब्राह्मण को है तो 1 ही वोट का अधिकार महादलित को है। 1 वोट का अधिकार अगर पिछड़े को है तो 1 वोट का अधिकार ही अगड़े को है। मेरा नम्र निवेदन होगा जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर ईमानदारी से, सच्चाई से आपको जो अधिकार यह संविधान, भारतीय संविधान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो लिखे हैं, महात्मा गांधी के जो कृपा से आज़ादी के बाद आपको अधिकार मिला है, मेरा निवेदन होगा जो उस आज़ादी के अधिकार को, अपने मत के अधिकार को ठीक उसी समान से डालें जिस तरह एक बेटी के पिता दामाद चुनते हैं। अगर कोई पिता अच्छा दामाद चुन के आता है तो निश्चिंत है होके घर में सोता है। माँ मोबाइल निकालती है और रात में उसका हाल चाल जानती है और बेटी बताती है जहाँ माँ खाना बन गया। माँ ये भी पूछती है जो क्या खाना बना है, बेटी बताती है आज मछली भात बना है। माँ कहती है कौन सा मछली था, टंगड़ा था कि पटिया था, रोहुआ है कि बुआरी है। माँ ये भी हाल जानती है और कहती है नतनी का खिला। बेटी कहती है हाँ माँ खिलाए, दुल्हो तक खिला दिया, अपनों खैया आराम से। बेटी रखिए फ़ोन। और 5 बरस भी अगर वो नैहर नहीं आती है तो माँ निश्चिंत होके सोती है। अगर कोई बाप लड़का चुनने में थोड़ा सा चूक करता है, नशाखोर निकम्मा तरह का लड़का चुनता है तो उसी माँ बाप को जीवन भर पछताना पड़ता है। अपने घर में अपने पुतों से गाली सुनना पड़ता है, बेटा से गर्दनियाँ खाना पड़ता है और महीने महीने पोटरी सरियाना पड़ता है और माथे पर लेके बेटी को पहुंचाना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप ऐसे प्रत्याशी को मुखिया बनाइए, वोट और बेटी का कीमत को समझिए। बेटी दान के लिए का वस्तु है। दोस्तों मित्रों, गरीब से गरीब इंसान कन्या दान करता है, बेटी बेचता नहीं है, अपना खून जलाता है, पसीना बहाता है और बेटी का जिस तरह से दान करता है और वो दान महादान कहलाता है। उससे ऊपर कोई दान नहीं आता है। जो कन्या दान करता है वही वैकुंठ जाता है। एक कन्यादान अगर 1.25 लाख गाय दान किया जाए तो भी कन्यादान के बराबर नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा अपने
पंचायत के जनता से जो अपने मत के अधिकार को समझिए, वोट और बेटी के कीमत को समझिए। अगर आप अच्छा और सच्चा ईमानदार मुखिया चुनेंगे तो निश्चिंत होकर घर में सोए रहेंगे। आपका एक एक अधिकार, एक एक हक आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अगर चुनने में चूक करेंगे तो फिर आपको भी 20,000 30,000 का पटरी बांधना ही पड़ेगा और मुखिया जी को पहुंचाना ही पड़ेगा, तभी इंदिरा आवास और पशु शेड मिलेगा। इसलिए मेरा अपने मतदाता से निवेदन है, जब 20 बरस आपने विष पिया है, चाहे अब्दुल अहद पिलाया हो या मनखुशी झा पिलाया है, मैं इस बार नम्र निवेदन करता हूँ। मेरा नाम भी दिलमोहन है। हम आपके दिल में बसना चाहते हैं, आपके दिल को छूना चाहते हैं, आपके दिल को महना चाहते हैं और आपके साथ अपना दिल लगा के चलना चाहते हैं। इसलिए इस बार बीच में टेम्पू छाप, 4 नंबर पर टेम्पू छाप, मेरा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप, इस पर ईमानदारी से मत दीजिएगा और निश्चिंत होकर रहिएगा। दिलमोहन आपका बेटा है, आपका भाई है, आपका चाचा है और आपका बनाया हुआ नेता है। इतना ही मैं अपील करूंगा अपनी जनता।